नवंबर 2025 मेरे दोस्त ने मेरे से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके बाद मेरा दिमाग हिल गया और मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं था। उसने मेरे से पूछा कि अगर तुझे सिर्फ एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना हो तो वो सेक्टर कौन सा होगा और तू उसमें क्यों इन्वेस्ट करेगा। और मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मैंने उसको हंस के टाल दिया। लेकिन वो दिन था और आज का दिन है। मैं इस पे रिसर्च करता रहा कि टेलविंड कहां पर है, सेक्टर के अंदर ग्रोथ कहां पर है, गवर्नमेंट कौन से सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, ताकि मुझे इसका आंसर मिल पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा सॉलिड था और अगर इसका आंसर मिल जाता तो मुझे आज से 10 साल तक की जो अपॉर्चुनिटी है उसको खंगालने का मौका मिलता। और रिसर्च करते करते मैं पहुंचा 3 ऐसे सेक्टर्स की साइड जो एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से लिंक्ड हैं जिसके बारे में शायद कोई डिस्कस नहीं कर रहा इंटरनेट के ऊपर। और वो 3 सेक्टर हैं सोलर, डिफेंस और एआई। और इन्हीं 3 सेक्टर के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक ऐसा की पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये तीनों सेक्टर एक्चुअली लिंक कैसे हैं और कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस सेक्टर के अंदर डायरेक्ट प्ले और प्रॉक्सी प्ले कर रही हैं। ये जो नंबर है 30 बिलियन का, ये आज का नंबर है। ये जो दूसरा नंबर है $539 बिलियन का, ये 2034 का टारगेट है। और ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, इसको प्रोजेक्ट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने कि 2034 तक जो सोलर इंडस्ट्री होगी वो यहां तक पहुंच जाएगी। और इसका आंसर आप खुद दे सकते हो। आज से 2 साल पहले पर यूनिट इलेक्ट्रिक कॉस्ट क्या होती थी? 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए पर यूनिट आप कॉस्ट देते हो। और इंडिया के अंदर आज भी जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है वो होती है कोल के थ्रू, जिस वजह से ये जो कॉस्ट है इसको नीचे लाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब जो गवर्नमेंट है उसका प्लान है कि क्लीन एनर्जी की साइड फोकस किया जाए। अगर आप सोलर पैनल लगाते हो तो जो पर यूनिट की कॉस्ट निकलती है वो 2 रुपए पर यूनिट के आसपास पड़ेगी। और अगर आप आज भी ये सोच हो कि जो सोलर है ये फ्यूचर का प्लान है तो आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि इंडिया के अंदर सोलर काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इवन जो इंडिया के अंदर PLI स्कीम है इसके अंदर जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग है उसको काफी ज्यादा सब्सिडाइज किया गया है और जो यहाँ पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं घर के अंदर उनको भी काफी ज्यादा रिफंड मिल रहा है। इससे मोटिवेशन आ रही है कि सोलर पैनल को लगाया जाए अपने घर में, अपने ऑफिसेज में। तो PLI स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने 24,000 करोड़ एलोकेट करा है जहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग को हेल्प करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो चाइना से इंपोर्ट करने वाली कंपनी है उनको डायरेक्टली कंपटीशन मिलने वाला है इंडियन कंपनीज के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट इतना ज्यादा सपोर्ट कर रही है। और जितने भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है वहां पे मैंडेटरी है कि आपको इंडियन मैन्युफैक्चर्ड सोलर पैनल को यूज करना पड़ेगा। अब इस सेक्टर में कुछ कंपनीज हैं जो कि बढ़ चढ़ करके रोल अदा कर रही है। इसमें सबसे पहली कंपनी आती है वारी एनर्जी। और ये जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये यूएस के अंदर भी एक्सपेंड कर रही है। और अमेरिका के अंदर जैसे ही टैरिफ चेंज होंगे तो वारी एनर्जी एक ऑल्टरनेट सोर्स बन जाएगी। अगर आप वारी एनर्जी के मार्केट कैप की बात करोगे 95,000 का मार्केट कैप है। स्टॉक का PE 29.09 के आसपास है। अगर आप एनालिसिस देखोगे तो सारी की सारी चीज या तो पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल दिखेगी। यहाँ पे अगर आप इसके टॉप लाइन की बात करोगे तो कंसिस्टेंट ग्रोथ है, इसके बॉटम लाइन में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है और जो इसका चार्ट है वो एज ऑफ नाउ आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। मतलब क्या है कि जब से ये कंपनी आई है इस समय पे प्राइस डिस्कवरी फेज के अंदर है और धीरे धीरे करके जब इसका प्राइस डिस्कवरी फेज खत्म होगा तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसका बेनिफिट उठाता हुआ दिखेगा आपको वारी एनर्जी। इसी सेक्टर में प्रॉक्सी प्ले कर रही है बोरोसिल रिन्यूएबल। अभी जो कंपनी है ये एक लौती कंपनी है इंडिया के अंदर जो कि लार्ज स्केल सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करती है। अभी जो कंपनी है ये अपने सेक्टर में मोनोपोली है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे रिस्क आता है। ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है और एक टर्न अराउंड टाइप की कंपनी है। मतलब क्या है, जब ये कंपनी टर्न अराउंड करेगी तो एक अच्छा पोटेंशियल रखती है, लेकिन जब तक इस कंपनी में टर्न अराउंड नहीं होता यहाँ पर आपको रिस्क भी देखने को मिलेगा। जो हमारी तीसरी कंपनी है सेक्टर के अंदर उसका नाम है टाटा पावर। ये वो कंपनी है जो कि मॉड्यूल बनाती है, ये EPC करती है और घर घर के अंदर रूफटॉप सोलर भी लगाती है। तो अगर आपको 2 ऑप्शन मिले कि भाई एक रैंडम सोलर पैनल लगाना है या फिर टाटा का सोलर पैनल लगाना है, तो आपके पेरेंट्स हो, मैं हूं या कोई भी, वो टाटा के ऊपर जितना ट्रस्ट करता है शायद ही किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर करेगा। अब क्या सेक्टर में सारी पॉजिटिविटी है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी सेक्टर में सिर्फ पॉजिटिविटी नहीं होती। इस सेक्टर के अंदर भी वही नेगेटिविटी है जो कि इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं उसमें होती है कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो हैंडल करता है चाइना। अगर आप सोलर पैनल को बनाते हो तो उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आज भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। अगर चाइना ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी तो इस सिचुएशन में इस इंडस्ट्री को मेजर झटका लग सकता है। PLI स्कीम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कम की जाती है या बंद की जाती है तो
भी कंपटीशन बढ़ सकता है। इन सब के बावजूद जो सोलर पैनल है वो अभी इनिशियल स्टेज पे है और धीरे धीरे करके ये बढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने डिस्कस करा कि अभी भी पूरे 10 साल का टाइम लगेगा इसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट होने में और मैच्योर होने में। डेट के अंदर दुनिया में हर जगह जंग चल रही है। रिसेंटली आपने यूएस और ईरान की वॉर देखी, इजराइल और हमूस, इजराइल और लेबनान, इजराइल और ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हर जगह वॉर है। इवन चाइना और ताइवान की भी वॉर होने की पूरी उम्मीद है। इससे क्या पता चलता है कि दुनिया में हर एक देश एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, वो है अपना डिफेंस बजट। इंडिया में भी अपना जो डिफेंस बजट है वो बढ़ने वाला है। इवन यूएई, जिसको अमेरिका कहीं ना कहीं बैक करता था कि अपने डिफेंस पे पैसा खर्च मत करो, मैं आपका डिफेंस देखूंगा, उसको भी एक चीज समझ आ गई है कि नहीं भाई, अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडिया, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, वो फ्यूचर में भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, वो भी अपना डिफेंस बनाएगा। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं जिसको देख के आप सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि आपको आज तक ये लगता होगा कि सिर्फ इंडिया इंपोर्ट करता है डिफेंस। लेकिन क्या आपको पता है 2016-17 के अंदर इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वो 1521 करोड़ के आसपास था, और FY 25 से 26 के अंदर पता है कितना हो गया? ये 40,000 करोड़ के आसपास बढ़ चुका है। मतलब 25 गुना इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, और शायद आपको इसके बारे में पता भी नहीं होगा। और ये इतनी क्रेजी चीज है, इंडिया जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर था, अब वो एक एक्सपोर्टर के रूप में भी बढ़ चढ़ के आगे हो रहा है। इंडिया काफी कुछ एक्सपोर्ट करता है, उनमें से कुछ नाम जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल वो एक्सपोर्ट करता है, पिनाकी रॉकेट वो एक्सपोर्ट करता है, तेजस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने के ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। मतलब क्या है कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो आने वाले टाइम पे बढ़ते हुए दिख सकते हैं। हम किन्हें एक्सपोर्ट करेंगे? हम यूएई को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफ्रीका को कर सकते हैं, और भी बहुत सारे देश है जो कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर को देख रहे थे और उनको समझ आया कि हमारे जो इंडियन मेड आर्म्स है वो एक्चुअली कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहां पे चाइना का डिफेंस सिस्टम कितनी बुरी तरीके से फेल हुआ है, चाहे वो ईरान हो चाहे वो पाकिस्तान। तो इसी वजह से हमारे ऊपर दुनिया की नजरें हैं, और जो हमारी सरकार है ना, उसकी नजरें भी पैनी है। उसको समझ आ गया कि इंडिया जो है वो कैपेबल है। इसी वजह से एक एक करके 100 हजारों चीजों को इंपोर्ट करने पे बैन लगा दिया। और ये जो बैन था ये सिर्फ रैंडम नहीं था, ये पूरा स्ट्रेटेजिक था। यहाँ पे जो भी कंपनीज इंडिया के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाएगी उसको बोला गया कि भाई आप कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते, या तो मैन्युफैक्चर करो और हमसे ऑर्डर लेते रहो। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते तो मैं आपको ऑर्डर देना बंद कर दूंगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इनडायरेक्ट आंसर था गवर्नमेंट को इन सारी कंपनीज के लिए। लेकिन अब ये जो डिफेंस सेक्टर है ना, इसके अंदर काफी अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। जैसे कि कंपनी है मज़गाओ डॉक। ये कंपनी इंडिया में सिर्फ एक ही है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन बना सकती है, और इसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। अगर मैं इसके ऑर्डर बुक की बात करूं, 23,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और ऊपर से P-75I सबमरीन टेंडर भी अभी पेंडिंग है जो कि 70,000 करोड़ का है। तो जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी को लेकर के काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। अब जो डिफेंस सेक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जरूरत तो पड़ने वाली है, और इंडिया का जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोवाइडर है वो आज की डेट में दुनिया में इतना बड़ा नहीं है। मतलब अभी भी बड़े होने की जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा है, और इसका नाम है BEL। अब जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है एक हिडन जेम है। अगर आप इसकी डेफिनेशन जानना चाहते हो ना, तो हर एक प्लेटफॉर्म में जो कि इंडिया में बनता है, चाहे वो शिप हो, जेट हो, टैंक हो, उसमें BEL के कंपोनेंट्स यूज होते हैं। आपको लग रहा होगा ये तो कंपनी है, बड़ी हो गई और कितनी हो जाएगी, लेकिन यहां पर अभी ये सिर्फ इंडिया के ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर पा रही। मतलब एक्सपेंशन करने के इसके जो चांस है ये काफी ज्यादा हाई हैं। जैसे जैसे ये अपने नए नए प्लांट लगाएंगे, यहां पे एक्सपेंशन कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ एक्सपोर्ट में भी ये धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और उसके बाद अगली कंपनी आती है सोलर इंडस्ट्री। हाँ, आप बोलोगे यार सोलर की बात तो पहले कर ली थी। भाई इसका सिर्फ नाम में सोलर है, ये सोलर पैनल नहीं बनाती। अब जो सोलर इंडस्ट्री है ये काम करती है मिसाइल और वॉरहेड के ऊपर। अब रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद दुनिया को एक चीज समझ आई कि सस्टेन्ड एमिनेशन होना कितना ज्यादा जरूरी है, और सोलर इंडस्ट्री इस पूरे सप्लाई चेन में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इनका जो बिजनेस है ये हाई मार्जिन बिजनेस है, और इनके बिजनेस का जो मोट है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस सेक्टर के अंदर इजीली एक्सेस मिलना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक फन फैक्ट बताऊं, अगर आप मुझसे आज से 5 साल पहले ये पूछते कि क्या आप कभी यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे या सोचोगे भी इन्वेस्ट करने की, मैं बोलता मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे PSU कंपनीज पसंद ही नहीं है। PSU कंपनीज जो होती हैं वो स्लो ग्रोथ करती हैं, और उनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं वो उतने ज्यादा भी नहीं होते। लेकिन
आज मैं इन कंपनीज के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि ट्रेडिशनल पीएसयू कंपनी से काफी अलग हैं। 3 to 4x की इनके पास ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, मतलब जो फ्यूचर ग्रोथ है वो प्रिडिक्टेबल है। अब आप पूछ सकते हो कि इन कंपनी के जो पीई है ना वो काफी ज्यादा हाई है, बात ठीक है, लेकिन पीई जी जाकर के आप देखो जहां पे प्राइस प्लस अर्निंग को कंसिडर किया जाता है, आज की डेट के अंदर भी ये कंपनी फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है। अब पीजी रेशियो क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसको जाकर के जरूर चेकआउट करना। आज से अगर आप पिछले 20 साल को देखोगे तो यूएस के अंदर प्लानिंग होती थी, एग्जीक्यूशन इंडिया में होता था, जो कि टीसीएस इंफोसिस करता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? बिल्कुल सही। और इंडिया के अंदर भी ना सेम ही चीज होने वाली है। एआई बनेगा वहां पे, मैन्युफैक्चरिंग बनेगा वहां पे, टियर 1 का काम वहां पर होगा, लेकिन इंडिया के पास आएगा डेटा सेंटर, इंडिया के पास आएगा सुपर कंप्यूटर। अब इंडिया की एआई स्टोरी के अंदर 4 मेजर पिलर आते हैं। सबसे पहला है डेटा सेंटर, दूसरा है जीपीयू, तीसरा है कूलिंग और चौथा है पावर बैकअप। अगर आप एआई को चलाना चाहते हो तो ये 4 ऐसी थीम है जो कि सपोर्ट करेंगी एआई को चलाने में और प्रॉपर तरीके से रन होने में। अब इंडिया के अंदर कौन कौन सी कंपनी है जो कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग काम कर रही है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी है हमारी कमिंस इंडिया। अब जो कमिंस इंडिया का प्ले है ना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब जो डेटा सेंटर है उसको चाहिए रेगुलर पावर सप्लाई। अगर पावर कट ही हो जाए तो क्या होगा? डेटा सेंटर यूजलेस है। इतनी बड़ी थीम, इतना सारा पैसा, सब बर्बाद, सब लॉस, बहुत बड़ा लॉस। और इसी सिचुएशन में आएगी कमिंस इंडिया। कमिंस इंडिया बनाती है जनरेटर और जनरेटर देता है पावर बैकअप। और ये कंपनी कोई भी छोटे मोटे जनरेटर नहीं बनाती, ये कंपनी बेस्ट इन क्लास जनरेटर बनाती है। इसकी पेरेंट कंपनी यूएस में लिस्टेड है, इंडिया के अंदर कमिंस इंडिया के नाम से भी ये कंपनी लिस्टेड है। तो अगर यूएस की कोई बड़ी कंपनी है तो वो किसको जाकर के अपने प्रोजेक्ट्स देगी? अपने भाई बंधु को देने वाली है जो कि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं, सस्ते में काम हो जाए। तो कमिंस इंडिया इसलिए आपकी नजरों में होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे सेक्टर की। डेटा सेंटर या एआई जब भी चलेगा बहुत हिट होती है। इवन अगर आप एक छोटा सा सीपीयू भी अपने घर में चलाओगे ना, आपको एसी चलाना पड़ेगा, वरना भाई वो गर्मी से जल जाएगा। इंडिया में बड़ी गर्मी पड़ रही है इस समय पे। तो जैसे हमने डिस्कस किया, सीपीयू है मतलब हीट होगी, हीट होगी तो चाहिए हमें एचवीए सिस्टम। अब जो एचवीए सिस्टम है वो कौन बनाएगा? वो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश प्लेयर बनाएंगे जिनकी ब्रांड वैल्यू भी हो। वोल्टास जो कि टाटा का ब्रांड है, काफी ज्यादा रेनाउंड ब्रांड है, वो भी यहाँ पे ये काम करता है। और ब्लू स्टार जो कि इस सेगमेंट में मार्केट लीडर है, वो भी आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। और अभी तक ये जो कंपनी है उनकी ग्रोथ स्टोरी है, ये इंडिया की कंजम्पशन पे बेस्ड थी, लेकिन आगे चल करके इनको एक और सहारा मिलेगा एआई और डेटा सेंटर बूम का। अगर मैं बोलूं एआई और डेटा सेंटर में यूएस में बढ़िया कंपनी कौन सी है, आप बोलोगे एनवीडिया जीपीयू बनाती है, एएमडी जीपीयू बनाती है, बात ठीक है, लेकिन इन जीपीयू को इंटीग्रेशन की भी तो जरूरत है। इंटीग्रेट कौन करेगा? दुनिया भर के अंदर 500 से ज्यादा एचपीसी सिस्टम को इंस्टॉल कर चुकी है नेट वेब टेक्नोलॉजी। और नेट वेब टेक्नोलॉजी जो है इंडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर में से निकल के आता है। एआई और डेटा सेंटर की बात होती है, एआई और डेटा सेंटर की पूरी थीम के ऊपर मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है जहां पे मैंने इन सारे स्टॉक्स को इन डेप्थ डिस्कस करा हुआ है। आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, क्लिक करके जरूर देखना, मजा आ जाएगा अगर आप एआई और डेटा सेंटर का इन डेप्थ प्रॉक्सी प्ले जानना चाहते हो तो। लेकिन ये जो तीनों इंडस्ट्री हैं, ये इंडिया की आने वाले 10 साल की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। इसलिए ये तीनों की तीनों जो इंडस्ट्री हैं, ये एक दूसरे से लिंक है। जो सोलर इंडस्ट्री है वो डेटा सेंटर को ग्रीन पावर देंगी, मतलब जो एआई कंपनीज हैं वो पीपीए साइन कर रही हैं सोलर फर्म्स के साथ, क्योंकि उन्हें सस्टेनेबल पावर चाहिए, वो भी सस्ते प्राइस पे। कहां से आएगा? सोलर इंडस्ट्री से। अब जो एआई है वो डिफेंस को और ज्यादा स्मार्ट बनाता है। जो रिसेंट वॉर हो रही है अमेरिका और ईरान की, इस वॉर में भी क्लॉड नाम के एक एआई ने काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के रोल अदा करा है। मतलब क्या है? आने वाले टाइम पे एआई का रोल डिफेंस के अंदर बढ़ जाएगा, जैसे कि मजगांव डॉग और पारस डिफेंस इसको पहले से ही इंटीग्रेट करना शुरू कर चुके हैं। अब जो डिफेंस है वो सोलर के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। इंडियन आर्मी के बॉर्डर पोस्ट पे डीजल जनरेटर की जगह सोलर माइक्रो ग्रिड आ रहे हैं। रिमोट लोकेशन में जेएसडब्ल्यू एनर्जी और स्टर्लिंग एंड विल्सन जैसी जो कंपनीज है उसको स्पेशलाइज्ड ईपीसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस समय पे अगर हम देखें तो ये तीनों इंडस्ट्री एक दूसरे से लिंक है और ग्रो करने में हेल्प करने वाली है। लेकिन एआई और डेटा सेंटर बहुत बड़ी थीम है और इसके अंदर बहुत सारे प्लेयर हैं। अगर हमें इसका पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे बनाओगे? ये दोनों वीडियो देख लेना, पार्ट 1 और पार्ट 2। इसके अंदर आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी एआई डेटा सेंटर थीम के बारे में। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए थी, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करना। और मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं।